नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर एक ऐसे संजीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसका हम कह सकते हैं कि कुछ देश के विरोधी ताकतों को, जो देश के बाहर भी और भीतर भी, उनको इंतजार था कि दिल्ली में कब धमाके होते हैं। आज ऐसी घटना हो गई जिस पर आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मजबूर हैं और हमने इस विषय का शीर्षक रखा है आंतरिक सुरक्षा पर आक्रमण। वैसे तो 10 साल 11 साल पुरानी बात है तो आक्रमण अक्सर होते थे और हम लोगों की आदत में आ गया था कि कहीं भी रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं बाजार में, कहीं स्कूल बस में कोई लावारिस वस्तु मिले तो उसे मत छुओ। पिछले 10-11 साल में ये आदत थोड़ी सी छूट गई थी और आज की घटना जो दिल्ली में हुई है, लाल किले के पास और मेट्रो स्टेशन के पास जो कार के भीतर हादसा हुआ है, उसने पूरे देश को, उन सब लोगों को सदमे में कर दिया है जो देश के शुभचिंतक हैं और कम से कम उन लोगों को जो आम आदमी बेचारे दुकान में सामान लेने गए थे, बाजार में सामान लेने के लिए गए थे कि बच्चों के लिए घर से टॉफ़ी लेकर आएंगे, किसी का बर्थडे हुआ तो केक लेकर आएंगे। लेकिन इस धमाके में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति पहले हमारी संवेदना, और जो देश के दुश्मन हैं उनको इस घटना के बाद से ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर कभी दोबारा इस तरह की घटना करने की वो हिमाकत ना करें। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी, और जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं सूरज सोनी जी। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं ये सुन लेते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। तो घटना बहुत गंभीर है, कई सालों के बाद हुई है। देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हम उनको 10-11 साल तक कोई घटना नहीं होने के लिए सैल्यूट करते हैं, लेकिन आज की घटना उनके लिए चुनौती है और इस पर एकदम से तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करके नहीं बता सकता कि इसमें कौन लोग शामिल थे। लेकिन जल्दी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और जो पुलिस है वो इस पर हमें विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो लोग मरे हैं, जिनकी जान गई है, उनके प्रति एक बार फिर संवेदना और शोक। चर्चा में जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से नागेंद्र सिंह जी, जयपुर से सूरज सोनी जी, स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जयंत सिंह तोमर जी और योगीराज योगेश जी। एक बार फिर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं। मामला दिल्ली का है और ये दिल्ली, अकेले दिल्ली का नहीं, पूरे देश का है। किसान आंदोलन के नाम पर जो भीड़ भड़क्का हुआ था, किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों से पूरी संवेदना है, लेकिन जिस ढंग से कई महीनों तक कोई आंदोलन का, हालांकि वहाँ इस तरह की परंपरा है, इस तरह का रिवाज है कि जब आंदोलन करते किसान तो वो महीनों बैठते हैं, लेकिन इस बार के किसान आंदोलन में या पिछले साल से जो 2-3 बार हुआ है, उसमें ये आशंका जताई गई थी कि इस आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान की ISI, खालिस्तानी जो आतंकवादी, उनको भेज सकती है। तो ऐसा नहीं होता कि कल उन्होंने भेजे और वो दूसरे दिन घटनाएं शुरू कर दें। मैं सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ूंगा कि कोई भी योजना दुश्मन भी बनाता है तो वो बहुत सोच समझ के बनाते हैं। हमेशा हमारी पुलिस और हमारी एजेंसी सफल होंगी ऐसा नहीं होता, कई बार वो भी सफल होते हैं। तो आज वो सफल हो गए, लेकिन योजना उनके लंबे समय से थी, महीनों की, वर्षों की हो सकती है। एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ता हूँ कि इजराइल ने जब एक पेजर कांड किया था, एक तरह से हम कहें तो यमन की हम बात कर रहे हैं, पेजर जो कांड हुआ था उसमें कई सालों से उन्होंने प्रैक्टिस की थी कि आतंकवादी जो हिजबुल्लाह के, वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं और पेजर उन्होंने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए, प्लांट कर दिए। उसके बाद जब पेजर
फटे तो लगा कि अरे ये तो बड़ा योजना थी। तो आज जो बम के धमाके हुए हैं ये लंबी योजना का परिणाम है। मैं नागेंद्र जी आपसे इससे पूछना चाहूँगा, फिर बीच में हमारे पास अमित शाह जी की बाइट आएगी, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले दिल्ली रहवासियों की क्या स्थिति है, आपका क्या सोचना है, जरूर बताएं। जी राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो दुखद और भयावह घटना के लिए जिन लोगों की मौत हुई उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ मैं जी। और देखिए ये बहुत दुखद है और जी बहुत भयावह भी। जी ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था, इतना हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट था कि आप ये देखिए आसपास खड़े वाहनों के परखच्चे उड़ गए, क्या गाड़ियां, क्या कारें, क्या ई रिक्शा वगैरह, लाइटें वगैरह थी लैंप पोस्ट की वो, और गेट नंबर 1 है जो मेट्रो स्टेशन का, उसकी शीशे की जो दीवार थी वो तक की भी पूरी तरीके से गिर गई। और आप देखिए कि जैसी कि शुरुआती खबरें आई नहीं है कि 10 लोगों के तो मौत की पुष्टि हो चुकी है और 2 दर्जन के करीब घायल है, जिनमें से कुछ गंभीर भी बताए जा रहे हैं। तो अभी हालांकि शायद मेरे को जहां तक जानकारी है कि अभी पुष्टि नहीं करी है कि यहाँ हमला कैसे, या आतंकी हमला था या कोई कैसा ब्लास्ट था, गाड़ी में कोई सीएनजी के चलते किस तरह का हुआ है। लेकिन जिस तरह की आशंकाएं और जिस तरह की चीजें लगाई जा रही, क्योंकि इसमें देखिए स्पेशल सेल, क्राइम सेल, बता भी रहे थे गृह मंत्री जी, स्पेशल सेल, क्राइम सेल और एनआईए टीमें जांच के लिए मौके पे पहुंची है और जांच निगरानी हो रही है। तो ये अपने आप में एक बात है। और आप देखिए कि पिछले 10 दिनों में 2 शो आप कर चुके हैं बाखबर में कि झारखंड से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से पकड़े गए अलग अलग गुट के आतंकवादी मॉड्यूल है जो। और एक सुबह की खबर थी कि 2900 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है, जिसमें 360 किलो तो फरीदाबाद में हुआ है, दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में हुआ है। और ये भी एक नया मॉड्यूल था, आतंकी मॉड्यूल, जिसमें डॉक्टर, पढ़े लिखे खूब डॉक्टर इसमें शामिल है। AK-47 उनसे बरामद हुई है। तो यह कारण तो नहीं है कहीं ना कहीं, पिछले कई दिनों से इस तरह की इनपुट्स लगातार मिल रही थी, चल रही थी, और एनआईए जबरदस्त छापेमारी भी कर रही थी और पकड़ा पकड़ा धगड़ी भी चल रही थी। और अलर्ट्स भी आ रहे थे, इनपुट्स भी आ रहे थे कि कहीं ना किसी तरह की साजिश को आतंकी अंजाम देना चाहते हैं। और आतंकी अंजाम देना चाहते हैं पाकिस्तान में इस समय जो स्थिति है कि जिस तरीके से मुनीर है वो फील्ड मार्शल होके और अपना जो ओहदा है बिल भी लाया हुआ है वो उनकी वहां असेंबली में, कि वो परमानेंट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर की पावर चाहते हैं और इस तरह का शायद पास भी हो जाएगा बिल की आशंका है। तो आप देखिए कि किस माइंडसेट के लोग इस समय पाकिस्तान में बैठे हैं। मुनीर का माइंडसेट बिल्कुल भी एंटी इंडियन है और बहुत खुराफाती दिमाग का वो माना जाता है। और किन्हीं अलग अलग कारणों के चलते जब अमेरिका ने उसकी पीठ थपथपा रखी है, तो ऐसे में हमारे को सतर्क और सजग होने की तो बिल्कुल निहायत जरूरत ही है। और सरकारें काम भी कर रही थी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है। और ये सिर्फ सरकार तक की जिम्मेवारी नहीं मानता राघवेंद्र जी, में सरकार से अलग जिस तरह की घटनाएं चल रही है उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को, देश के हर एक व्यक्ति को सतर्कता, सजगता और जिम्मेवार नागरिक होने का अपना परिचय देना चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास की घटनाओं का सबसे पहला तो आई विटनेस हम होते हैं, सबसे पहले सतर्कता हम रखते हैं कि कौन व्यक्ति संदिग्ध हो सकता है, कौन नहीं, हमें भी जो हमें अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। मुनीर की आपने बात की, वो तो पूरा एक दिन भर चर्चा का विषय, क्योंकि मुनीर तो अब राष्ट्रपति से ऊपर हो गए हैं पाकिस्तान में, और वो गाजी भी हैं और वो बहुत माने आलिम फाजिल जो भी मजहबी नाम काम दे सकते हैं वो सब हैं, लेकिन भारत के वो कट्टर दुश्मन हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर मेरे रगों तो नहीं, वो कहते हैं कि गले की नसों में है। तो ये वो अलग विषय है, लेकिन उनके समर्थन में जो भारत में काम कर रहे हैं हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बढ़ा सकते जब तक कि घर के विधि ना हो। पश्चिम बंगाल में ये SIR क्या है, मैं 2-3 वाक्यों में कहूँगा कि अमेरिका में, US में भारत के लिखे पढ़े टैलेंटेड बच्चे जो बिना वीज़ा या किसी त्रुटि के पहुँच गए, उनको हथकड़ियाँ डालकर डिपोर्ट किया जा रहा है। वो आतंकी नहीं है। लेकिन भारत में जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, उनके पक्ष में हमारे विपक्षी नेता खड़े होते हैं। तो इसका मतलब कि वो आतंक के, मैं इसका मतलब नहीं, मैं इसको मानता हूं कि वो आतंक के पक्ष में ही हैं, तभी ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी हैं तो आप देखिए कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ है, और बांग्लादेश पहली बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ से भारत पर आतंकी हमले की योजना पाकिस्तान के आतंकवादी बना रहे हैं। अब पाकिस्तान से कम बांग्लादेश की तरफ से भारत पर आतंकी हमले होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के भीतर POK में जो 9 अड्डे थे उनको तबाह कर दिया था। तो ये बहुत अलग विषय है। लेकिन देश के भीतर की बात करें तो कांग्रेस शासित कर्नाटक की बात करें, वहाँ की जेल के भीतर ISI का जो आतंकी है वो टेलीफोन पर बात कर रहा है, मोबाइल पर बात कर रहा है। जो गुंडे बदमाश हैं वो डांस कर रहे हैं।
अगर देश के भीतर सब राज्यों की जिम्मेदारी है, हर नेता की जिम्मेदारी है, राजनीति अपनी जगह है, अगर देश बचेगा तो सब बचेंगे। ये छोटी सी घटना जरूर है, लेकिन ये एक बड़े हमले का भी संकेत देती है देश के भीतर, क्योंकि बॉर्डर तो सेना ने बचा रखी है। देश के भीतर हमारे जो देश के गद्दार हैं उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, और वो सब जगह है। वो मीडिया में है, जो पॉलिटिक्स में है, वो सत्ताधारी दलों में, वो विपक्ष में है, सब में है। एक एक करके हम बात करेंगे। सूरज जी, पहले आपकी राय, क्योंकि राजस्थान सीमावर्ती राज्य है, वहाँ टूरिज्म बहुत होता है, और ये घटनाएं भारत की अर्थव्यवस्था पर भी हमला है। ये ईयर एंड होने आ रहा है, लोग बहुत पर्यटन करेंगे, शादी ब्याह का माहौल शुरू हो गया, शादी ब्याह भी हो गया, लेकिन अगर बाजार शून्य रहे, होटल शून्य रहे, यात्राएं कम की, तो ये भी एक तरह का आर्थिक संकट पैदा करेगा हमारे ऊपर। आपकी राय, फिर मैं आता हूं जयंत जी की तरफ। सूरज जी, सूरज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सूरज जी से जैसे संपर्क होगा उनके पास हम लौटेंगे। जयंत जी, ये मामला एक घटना है, पहले बहुतायत होती थी, लेकिन 11 साल के बाद अगर ये घटनाएं शुरू हो रही हैं, तो फिर आप ये मानिए कि दुश्मनों का एक बड़ा नेटवर्क है जो देश में बिछ चुका है, उस पर काम हो रहा है, और दिल्ली में धमाके करके उन्होंने इसकी शुरुआत की है। आपकी राय? राघवन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की 2014 के बाद का जो कार्यकाल है, उसकी एक बड़ी सफलता, बड़े पैमाने पर सफलता ये रही है कि आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के अगर 4 स्तंभ होते हैं तो एक 5th कॉलमिस्ट भी कहलाते हैं, जो देशद्रोही कहलाए जाते हैं। तो देश के अंदर 5th कॉलमिस्ट हैं, उन पर ध्यान देने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी हम सब की भी है। अभी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम सब ने राष्ट्रीय सतर्कता दिवस के रूप में मनाया। तो ये सतर्कता सब जगह जनता के बीच में, एक नागरिकों के बीच में भी सतर्कता का वातावरण होना चाहिए। और ये जो घटना हुई है दिल्ली की, ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये यहीं पे बंद होनी चाहिए। ये जो कर्नाटक की जेल का जो प्रकरण है, ये भी बहुत चिंताजनक है, और देश के अंदर इस तरह से अगर शिथिलता अगर बढ़ती जाएगी तो स्थितियां निश्चित रूप से और गंभीर होंगी। जितना देशद्रोही करते हैं, देशद्रोहियों को संरक्षण देना वो उनसे बड़ा द्रोह है। अगर देशद्रोही किसी जेल के भीतर है और वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ की जो सरकार है वो भी देशद्रोह के एक तरह से फंदे में कस जाती है। इसको हम चाहे तो थोड़ी उदारता या थोड़ा मर्यादा में कहें कि उनको सख्त होना चाहिए। मेरा कहना ये कि ये आतंकवाद में शामिल होने की हरकत है। अगर देशद्रोही कोई वहाँ है, आईएसआई का आतंकी, और वो मोबाइल पर बात कर रहा है, तो जाहिर है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो कर नहीं रहा होगा, ना अपनी माँ से बात कर रहा होगा। जाहिर है कि वो देश के दुश्मनों से बात कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं वो अपनी योजना को विस्तार दे रहा होगा। योगीराज जी, सूरज जी से हमारा संपर्क हो गया। सूरज जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए योगीराज जी, आपकी राय। देखिए राघवन जी, पिछले कुछ समय से शांत था माहौल पूरे देश में, और भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार इस बात को अपना रिपोर्ट कार्ड में भी बताती थी कि हमारे आने के बाद आतंकी घटनाएं एक तरफ से शून्य हो गई, एक तरह से। और न केवल दिल्ली बल्कि जो आतंक का जो यही बात तो देश की उन ताकतों को खल रही है जो चुनाव हार जाते हैं इस मुद्दे पर। ये बिल्कुल वही बात है, और ये बार बार उन लोगों को ये लगता है कि ये शांति कैसे आ गई। और ख़ास तौर पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर जो इलाका जो दिन दहाड़े गोलियों और धमाकों से गूंजा करता था, वहाँ शांति है, दिल्ली में शांति। ये बात कुछ लोगों को पच नहीं रही। योगीराज जी, कश्मीर में तो कई महीनों तक इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि वहाँ पत्थर फेंकना बंद हो गए हैं, वहाँ आतंकवाद नियंत्रित हो गया है। लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, खासतौर से विपक्ष के साथी लोग, कि वो कहते थे कहाँ आतंकवाद बंद हुआ। अगर इक्का दुक्का घटनाएं भी हो जाती थी तो उसको वो उसी आतंकवाद से जोड़कर देखते थे कि 370 हटने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ शांति है। अब देश में धमाके शुरू हो रहे हैं। जी नहीं, अब ऐसी ताकतें फिर ये कहेंगी, देखिए साहब आप तो चिल्लाते थे तो कोई घटना नहीं हुई, आपके दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो गया। अब ये बार बार ये रिपीट फिल्में चलेंगी अब थोड़े दिनों में। और आप ये देखिए, इन सब में अंतर हमको समझना चाहिए कि पहले और अब में अंतर ये है कि पहले तो इनको, जिसको कह सकते हैं ना, नियोजित हमले थे। इन आतंकवादियों को सरकारों ने प्रेशर दिया, और इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की कि साहब एक विशेष वर्ग नाराज हो जाएगा। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। भले ये घटना हुई 11 साल बाद, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी सत्ताधारी दल का ही है।
सरकार इसको प्रमुखता से, और पुलिस और जो मिलिट्री के जो लोग हैं जी वो बड़ी दृढ़ता से इसका जवाब दे रहे हैं, और बहुत जल्दी इसका खुलासा भी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये बात सही है कि ये सब ना भाजपा का मामला है, ना कांग्रेस का मामला, ना विपक्षी दलों का, ना कम्युनिस्टों का, ये देश की सुरक्षा पर हमला है, और इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए, और सभी को इसमें समन्वित प्रयासों से इसको निपटा जाना चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली में हाई अलर्ट है, और दिल्ली के साथ साथ मुंबई की हम बात करें वहाँ भी है, पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया, हरियाणा और पंजाब भी हाई अलर्ट पर है, और राजस्थान चूँकि सीमावर्ती राज्य है, बाड़मेर की बॉर्डर उससे मिलती है और पाकिस्तान, और वो सब तमाम चीज़ें वहाँ हैं, और कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से और कई दृष्टि से पोखरण भी वहाँ होता है, तो उस दृष्टि से राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज जी से संपर्क हुआ तो हम जरूर पूछते हैं कि राजस्थान के लोग किस ढंग से सोचते हैं इस पूरे मामले को। सूरज जी। रविंद्र जी, एक लंबे अरसे के बाद में देखिए कि दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है वो न सिर्फ एक बम विस्फोट हो गया, कुछ निर्दोष लोगों की कायराना तरीके से जान ली गई है, बल्कि देश की सुरक्षात्मक ढांचे पर हमला है और देश की अस्मिता पे प्रहार किया गया है। और उन आतंकवादी जो जितने भी है भी सामान्य आदमी तो करेगा नहीं, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो बड़ा षड्यंत्र है। आज सुबह ही 2900 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया है, हर डॉक्टर को पकड़ा गया है, कुछ आतंकवादी रैकेट्स पकड़े गए हैं। इससे पहले भी नजफगढ़ क्षेत्र के अंदर जो मुठभेड़ हुई थी उसमें काफी इनपुट थे आईबी के पास में, और एनआईए भी इसको जांच करने में लगा हुआ था। तो ये कहीं न कहीं जो सारा नैरेटिव है ये उसी चर्चा के बाद में है जो बार बार निकल करके आ रही है कि रूस में, चाइना में जब मोदी जी गए थे तो उस समय अमेरिका की जो एक गुप्त एजेंसी है, उस एजेंसी का बड़ा अधिकारी मारा गया था ढाका में। तो उसको जोड़कर के जो बातें चल रही है पूरे विश्व के अंदर और भारत में चर्चा हो रही है, उसके बाद में ये जो घटना है ये एक बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है। सारी एजेंसियां लगी हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि पटाक्षेप भी होगा और इसका जो है जिन लोगों ने किया उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन बात ये है कि जो आज देश की राजधानी है उसमें ये सुरक्षात्मक कारणों से जो जितनी जांचें चल रही थी वो जांचें कुछ शिथिल हुई है। उसका कारण चाहे कुछ स्मोक हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्रकर्ता सामान्य नहीं है। आप देखिए कि राहुल गांधी का बार बार जाना विदेश और उसके बाद में एक निश्चिंतता, और ये जो चुनाव का समय ये चुना गया है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये बार बार जो है ये उस जो धारणा बनी हुई है कि अब पूरा देश जो है एक रक्षात्मक कवच के नीचे है, और ऐसा जो पूरा अम्ब्रेला बना हुआ है। जी सूरज जी, मैं आपको रोकूंगा, अमित शाह जी की भी बाइट है वो सुन लेते हैं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। उन्होंने अस्पताल का भी दौरा किया है, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर क्या बात कर रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। जी। करीब करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं
तो जांच के बाद जो आएगा वो देश के सामने रखा जाएगा। लेकिन जयंत जी, दरअसल राज्यों की पुलिस क्या कर रही है? एसटीएफ की बात कर रहे हैं, एटीएस की बात कर रहे हैं, एनआईए की बात कर रहे हैं, इनके इनपुट पर कार्रवाई होती है। राज्य लगता है कि पूरा दिल्ली के भरोसे है कि दिल्ली कुछ बताएगा तो करेंगे। अगर थाने के पीछे भी आतंकी गतिविधि चल रही है तो आराम से वो अपने चैन की बंसी बजाते हैं और वसूली या जो काम है उसमें लगे रहते हैं। इसमें पूरे देश को अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है। राज्यों की पुलिस, डीजीपी, क्राइम ब्रांच राज्यों की और वहाँ की स्पेशल विंग। आपकी राय, ये जो घटना है ये कितनी और ज़्यादा भयावह हो सकती है या इसमें कितना विस्तार हो सकता है? ये संभावना है, लेकिन इसके रोकने के बारे में अगर कुछ आपके मन में हो तो जरूर साझा करें। जयंत जी। राघवेंद्र जी, दिल्ली पुलिस पर तो वैसे भी दबाव काफ़ी रहता है, राजधानी है और निरंतर लोग प्रतिदिन लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ पहुँचते हैं, तो वो एक दबाव तनाव तो रहता ही है। उसमें जनता को भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। और ऐसी स्थिति में सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं, जांच की जो एजेंसियां हैं, उनकी सतर्कता पर सब कुछ निर्भर करता है। वो जितनी सतर्क हैं, जितना वो इस तरह के आपराधिक जो गतिविधियां हैं, अपराध करने वाले लोगों की जानकारियों के संदर्भ में जितना वो गहनतम दिशा में जाएंगे, उस पर निर्भर करता है। ये तत्परता दिल्ली के लिए ज़्यादा है। बाकी सभी राज्यों में ये बहुत आवश्यक है। जहाँ जहाँ विस्फोटक पदार्थ रखे जा रहे हैं, अक्सर आए दिन समझ में आता है कि कहीं जिलेटिन की छड़ें पकड़ी जाती हैं, कहीं कुछ होता है। तो इन सब पर भी निगाह रखने की बहुत आवश्यकता है। जी नागेंद्र जी, समय कम है, लेकिन इस घटना के बाद से जो घूसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ भी बहुत कठोर अभियान चलाने की जरूरत है। किसी से मुरव्वत किए बगैर कि पॉलिटिकली क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए यूएसए ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक मैसेज दिया है कि अगर उनके यहाँ लिखे पढ़े लोग भी आएंगे और वो अगर अवैध रूप से आ रहे हैं तो वो उनको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल के वापस भेज रहे हैं और पूरी दुनिया इस पर खामोश है। अमेरिका में किसी भी विपक्षी दल ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। भारत के भीतर भी ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि जब रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या दूसरे देश के जो भारत के खिलाफ एजेंट हैं, उनके खिलाफ कड़ी और कठोर कार्रवाई की जरूरत है। आपकी बहुत छोटी सी राय। जी राजेंद्र जी, देखिए वक्त आ गया है कि बिना राजनीतिक नफा नुकसान के इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सब बिना किसी राजनीतिक नफा नुकसान की कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है, तभी 11-12 साल सुरक्षित रहा है पूरा देश। लेकिन वो स्थानीय लोग जो इन्हें मदद करते हैं, क्योंकि ये जमीन के नीचे तो रहते नहीं है, आबादी के बीच में ही रहते हैं। जो जितनी भी धरपकड़ हुई हमने देखा है, 350-300 किलो विस्फोटक एक जगह मिलना, घरों में मिलना, यानी कहीं ना कहीं स्थानीय, वो कौन स्थानीय लोग हैं? वो कैसे लोग हैं जो देश के खिलाफ ही जाके काम कर रहे हैं? और पांचवें टाइप के जो लोग हैं, 4 स्तंभ से अलग पांचवें टाइप के लोग हैं जिनका माइंडसेट ही देश के खिलाफ है, उन लोगों के ऊपर भी मैं तो कहता हूं कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। क्योंकि इसमें राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सोच की जरूरत नहीं, ये एक सामूहिक प्रयास है, तभी कोई काम करेगा सामूहिक प्रयास है। बिल्कुल। सूरज जी, आपकी राय कुछ? ये बेहद गंभीर और सुरक्षा में सेंध लगी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी एजेंसी है वो शीघ्र इसका पटाक्षेप करेगी और जो दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाएगा। साथ ही जो आतंकवादी घटना है तो इस पे रोकथाम लगनी चाहिए। आपको याद होगा 2005 और 8 में दिल्ली रैली थी, जब अक्टूबर में 30 अक्टूबर सब लगभग यही समय था, 30 अक्टूबर को 67 लोगों की मौत हो गई थी। सीरियल ब्लास्ट हुए थे 8 में जयपुर और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उस घटनाओं को लोग भूले थे और उसके बाद में निश्चित हो गए थे। तो सरकार के साथ में समाज का भी, हमारा भी दायित्व बनता है। मैंने भी हमारे राजस्थान हाई अलर्ट पे मैंने हमारे साथियों को अभी बिल्कुल जो है वो सबको अलर्ट किया है कि कहीं भी कुछ दिखे पुलिस की मदद करो। और आम नागरिकों से, हमारे जो लोकल चैनल्स है उनसे हमने अपील की है कि सब निकले, देखे अपने आसपास में कौन क्या रह रहा है। जो ट्रेड कल्चर है उसको हमको पता ही नहीं कि रह कौन रहा है पास में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बढ़ता है। जी ये चाहते हैं कि चूंकि दिल्ली दिल है देश का, तो वहाँ उसको दहला के ही अपना मंसूबे पूरे करना चाहते हैं। लेकिन जैसे विस्फोट हुआ, इन आतंकियों को इसी अंदाज में यदि जवाब दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बहुत जल्दी सरकार इन पर भी कंट्रोल करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि 11 साल की जो शांति है वो आगे भी बरकरार रहेगी। उम्मीद करते हैं कि जो सरकार कदम उठा रही है वो अपनी जगह है, लेकिन सीमा पार से जो आतंकी इन घटनाओं को एक तरह से जो कई दिनों से मंसूबे पा रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, तो हमें लगता है कि देश के भीतर और बाहर सरकार इस तरह के तत्वों पर कार्रवाई करेगी। देश के बाहर का मैंने इसलिए उपयोग किया क्योंकि फिर
विदेशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आतंकी अड्डे पनपने लगे हैं, उनकी तैयारी हो रही है, वहाँ भर्ती की जा रही है, महिला आतंकी विंग भी बनाई जा रही है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन अभी तो सबको सजग होना, और सबसे खास बात ये, मैं जो इस बात पर बहुत जोर दे रहा हूँ कि राज्यों की जो पुलिस है उनको बहुत अलर्ट मोड पर रहना है, चाहे वो भोपाल की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, दक्षिण भारत की हो, या मुंबई, महाराष्ट्र या जयपुर की हो, सबको सतर्क होने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये आंतरिक सुरक्षा पर आक्रमण ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा और सरकार इस पर उन सबको खोज निकालेगी जो इसके जिम्मेदार है। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। योगराज जी आपका साधुवाद, जैन जी आपका धन्यवाद, और नागेंद्र जी आपका भी साधुवाद, और सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।